बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, क्या जो अदलिया है, क्या उनके पास कोई पहले से फैसला मौजूद है या क्या कौन सा फैसला सुनाना है उसके लिए माइंड बना चुके हैं और पीर के रोज़ जो फैसला सुनाया जाएगा वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, और अप्रैल के महीने में बड़ा क्या होने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जस्टिस जमाल मंदुखेल के साथ आज कोर्ट रूम में क्या रवैया अख्तियार किया गया और जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के 2-1 के साथ दिए जाने वाले फैसले को किस तरह एक सर्कुलर के साथ जो है वो दीवार से लगाकर और उसको जो है वो एक खत्म करने की या नल एंड वाइड करने की कोशिश की गई है, और कल जो हुकूमत ने इजलास बुलाया है उसके नताइज क्या निकलेंगे। ताहम मैं जो है वो इतना जरूर कहूंगा कि आज आइन हार गया और अनाज जीत गई। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, लेकिन जो है वो कुछ लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि आइन जब अपना रास्ता अपनाने पे आता है तो फिर न जाने कहां से कहां गुजर जाता है। तो नाज़रीन, इन हक़ाइक़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहे। नाज़रीन, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ें हैं कि उन्होंने इमरान खान न्याजी के इश्क में जो मुब्तला हैं उन्होंने ये जहनों में तय कर रखा है कि कौन सा फैसला सुनाना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी में और 7 रुकनी बेंच 5 रुकनी में और 5 रुकनी बेंच जो था वो 4 रुकनी में और 4 रुकनी बेंच आज 3 रुकनी बेंच में टूटते 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 अब एक पहले बेंच था, अब छोटी सी एक मंजी रह गई है या कुर्सी रह गई है। तो अब जो है वो संदली बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, वो जो लकड़ी की होती है जिसमें नीचे बैठा जाता है, तो अब बेचारी वो रह गई है। तो ऐसी सूरत हाल में इससे पहले कि मैं आपको अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ज़माना था कि 90s की बात है कि कोर्ट में एक केस चल रहा था एक अहम सियासी शख्सियत के खिलाफ। अब मैं उसको सियासी शख्सियत नहीं कहता, मैं उसको एक दहशतगर्द शख्सियत बोलता हूँ। और तो उस दहशतगर्द शख्सियत के खिलाफ केस चल रहा था और उन्होंने जो अपने गवाहों की फहरिस्त पेश की थी वो कोई कमोबेश 140 145 थी। तो जिस पर उस जज साहब ने उन्हें बुलाया, यानी हम उनके रूम में मौजूद थे और उनके साथ ज़ाहिर है बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने उनके वकील को बुलवा के कहा कि जी आप जो है वो फजूल में आपने 145 गवाहों की फहरिस्त यहाँ पे दे दी है, इसको ट्रिम करें, इसको 10-15 पर ले आए और जल्दी से इस केस को वाइंड अप करें। उन्होंने टेबल की दराज खोली और उनको फैसला दिखाया गया कि ये देखें, ये 1 हफ्ते से फैसला आपके क्लाइंट के खिलाफ या मेरे पास लिखा हुआ पड़ा हुआ है, सिर्फ दस्तखत करनी है और सिर्फ तारीख डालनी है और एक पेज जो है वो गवाहों का है, तो इसलिए आप फजूल में इतनी मगजमारी कर रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट में जाके इस मैटर को किसी न किसी तरीके से अपील में सेटल करवा लीजिएगा, मैं ऐसी गुंजाइशें इसमें छोड़ देता हूं। तो इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूं वो ये है कि या तो इस वक्त चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के जहन में कोई ऐसी चीज़ है कि वो किस तरह इमरान खान को डिफेंड करना चाह रहे हैं, किस तरह इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाह रहे हैं कि इश्क़ इमरान में उन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा के 2-1 से दिए जाने वाले फैसले को, जिसको लार्जर बेंच के अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता था, उसको एक सर्कुलर के ज़रिए ख़त्म कर दिया है, यानी उसको नल एंड वाइड कर दिया है। ये अपने आप में हैरान कुन बात है। यही वो एक चीज़ है, यानी एक रजिस्ट्रार के ज़रिए आप 2 जो है वो सीनियर जजेस की इस तरह तौहीन कर रहे हैं कि एक रजिस्ट्रार के ज़रिए आप उनके फैसले को नल एंड वाइड करवा रहे हैं। तो बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक तरीन सिचुएशन है। ऐसा उस वक्त होता है कि जब जो है वो एक जाबराना दौर हुकूमत हो और जब जो है वो जाबराना जो है वो तर्ज हुक्मरानी में, तो इस तरह होता है। लेकिन जहां जमहूरियत हो, जहां आइन की बात की जाती हो, जहां आइन के दिफा की बात की जाती हो, जहां जमहूरी इदारों की दिफा की बात की जाती हो, जहां जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की बात की जाती हो, वहाँ इस तरह के मामलात एक गैर जमहूरी हुकूमत में होना अपने आप में एक अफसोसनाक है।
और इसके अलावा नाज़रीन, मैं जिस चीज़ की तरफ आपको लेकर आना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हर मुमकिन कोशिश है कि वो एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ ले जाए, और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि कुछ कुव्वतें और भी हैं जो बीच में जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ग्रैंड डायलॉग की तरफ मामले को ले जाया जाए। और इसी हवाले से नेशनल असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, हम सबको मिलके इन मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। एक वजीर साहब ने कहा एक इंटरव्यू में कि या हम होंगे या वो होंगे ऑपोजिशन के बारे में, और अफसोस के साथ कि हमारा पोलराइजेशन, हमारा पार्टिसनशिप इस हद तक पहुंच चुका है। इसलिए आखिरकार जब ये लड़ाई खत्म है तो हमें फिर सब आपस में बैठ और उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद है, जिनका माजी इतना खास है और जिसका मुस्तकबिल पे हमारा शक, शायद उनको भी, उनके साथ भी आखिरकार जब ये लड़ाई, अगर हमने ये बहरान से निकलने हैं तो ना मेरा ना आपका, हम सब का पाकिस्तान चलेगा। और इसी तरह की बात जो है वो आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर राना सनाउल्लाह ने कुछ इन अल्फाज में की थी। ये इतनी मेहनत के साथ वो जिस मरहले पे या जिस नहज पे इस मुल्क की इकॉनमी को और इस मुल्क को ले आया है, अब इसमें ये सिर्फ 2 लाइनें लिख के दे दे वो कि जी मैं अमन चाहता हूं और मैं जो है वो मामलात को हल करना चाहता हूं, इस तरह से तो मामले हल नहीं होंगे। इसके लिए एक ग्रेटर डायलॉग की जरूरत है जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें भी हों, जिसमें हुकूमती कोलिशन की तमाम जमातें हों, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी हो और जिसमें मैं समझता हूं कि जुडिशरी भी हो, तब जाके एक ऐसा लाहे अमल जो कि चार्टर ऑफ इकॉनमी भी हो, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो, जो कि चार्टर ऑफ पीस भी हो, उसके ऊपर तमाम फ्री कैन बैठ के बात करें और बात करने के बाद एक कंसेंसस एजेंडे के ऊपर पहुंचे, तो फिर जाके जो है ये मुल्क जो है ये वापस तरक्की के रास्ते पे जा सकता है, इसकी इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है, लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो सकती है और जो है वो मौशियत के साथ साथ जो है जो सियासी टेम्परेचर है वो भी कम हो सकता है। और यही बात जो है वो आज चीफ जस्टिस ने बाकायदा जो है वो कहा कि जी आप जो है वो दर्जे हरारत को कम करने के लिए आप जो है ग्रैंड डायलॉग की तरफ क्यों नहीं जाते। तो यानी ग्रैंड डायलॉग ही मसले का हल है, ग्रैंड डायलॉग की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो बहरहाल नाजरीन, इस वक्त जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन, याद है आपको कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब जो हैं ये ऑलरेडी मुतनाज़ किरदार हैं, और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जिनको चीफ जस्टिस ने बराबर में बिठा के कहा था कि मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे जजेस के खिलाफ कोई कुछ ना करे। तो चीफ जस्टिस साहब को ये पता होना चाहिए कि जितने भी जजेस हैं सब उनके अपने हैं, सुप्रीम कोर्ट का हर जज उनका अपना है, और अगर वो इस तरह तकसीम डालेंगे तो फिर ये इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। नाज़रीन, जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसलों को नल एंड वाइड करार दिया गया है, और उससे पहले हुकूमत की तरफ से हंगामी बुनियादों पर जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था या रेफरेंस पर नजरसानी की दरख्वास्त थी उसको वापस लिया गया है, इससे कुछ और जाहिर हो रहा है। उससे ये जाहिर हो रहा है कि पसे पर्दा कुछ चीज़ें तय हो चुकी हैं। जो चीज़ें तय हो चुकी हैं वो शायद ये है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कुछ मामला तय हो चुके हैं, इसलिए सदर ममुलकत का जो रवैया है वो भी थोड़ा सा चेंज महसूस होता है। और लग ऐसा रहा है कि जैसे इन मामलात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ग्रैंड डायलॉग का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें मिसाक जमहूरियत भी होगा, मिसाक मईशत भी होगा, और उसी में जो है वो एक एनआरओ भी साइन होगा कि बाबा सब ने जिसने जो खाया उसको सब माफ। तो चलो जी, खेल खत्म, पैसे हजम, दुपट्टा झाड़ो और रखो कांधे पे रुमाल और चलो।
तो यही होने जा रहा है और ये अप्रैल के फर्स्ट वीक से इस पर प्रॉपर वे में काम शुरू हो जाएगा। और इसमें जिस तरह मैंने कहा कि कुर्बानी का बकरा बनेंगे और वो बनेंगे चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल, तो होने ये जा रहा है कि वक्त से पहले चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल से इस्तीफा लिया जा रहा है और वक्त से पहले जस्टिस काजी फायज ईसा या तो फिलहाल जो है वो निगरान चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाएंगे या फिर बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस के तौर पर वक्त से पहले हलफ उठाएंगे। यानी हुकूमत इस चीज पर डट गई है कि कुछ भी हो जाए ये सब कुछ होगा। तो बहरहाल नाजरीन, आज अदालत में जो कुछ होता रहा उससे ऐसा लगा कि जैसे आइन हार गया और जो है वो अनाज जीत गई और आइन और पार्लियामान जो है वो उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई। और जिस तरह जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने नोट से मुतालिक कहा कि मैं नहीं समझता कि मेरे ब्रदर जजेस को मेरी जरूरत है, और वो कुछ कहना ही चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस ने जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने उसको कहा जी आपका बहुत शुक्रिया, आप बेंच से जा सकते हैं, और एक बार फिर बेंच टूट गया। तो इससे पहले यानी गुज़िश्ता रोज जस्टिस अमीनुद्दीन उन्होंने भी जो है वो इसी तरह बेंच से जो है वो निकले थे और इसी तरह बेंच से उठकर चले गए थे। तो रोज बेंच टूटता है, अब पीर के दिन अगर बेंच टूटता है तो फिर ये जो लार्जर बेंच था 9 रुकनी लार्जर बेंच वो 2 रुकनी बेंच पे आकर टिक जाएगा। और उसमें अब देखना ये है कि क्या होता है। नाजरीन, आज जुमा है, कल हफ्ता है, परसों अतवार है, उसके बाद पीर है। इस बीच में कुछ चीजें ऐसी आने वाली हैं, कुछ चीजें ऐसी आने वाली हैं कि जिसको देखकर, जिसको सुनकर इस मुल्क के अवाम अपने कानों को हाथ लगाएंगे, तौबा करेंगे कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क की अदलिया किस डगर पे चल पड़ी है, हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम किस राह पर गामजन हो चुका है, किस तरह आइन को तहस नहस किया जा रहा है, किस तरह मीटिंग्स करके और किस तरह मामलात को जो है वो रफा दफा करने की कोशिशें की जा रही हैं, और किस तरह अदालतों को पंचायत में तब्दील किया जा रहा है, और किस तरह पंचायती फैसले अवाम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। और वो जजेस जिन पर करप्शन के केसेस हैं वो बैठकर इंसाफ करें तो फिर बहुत अफसोस की बात है। और इस पे मैं क्या कह सकता हूं, सवाए इसके कि मैं अफसोस का इजहार करूं। तो नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर ये पीर तक 3 रुकनी बेंच जो है ये मेंटेन रहता है, ये अगर 3 रुकनी बेंच बाकी रहता है और इसका अगर फैसला सुनाया जाता है तो फिर उस फैसले को किसी भी सूरत में कोई भी कबूल नहीं करेगा। तो अगर इस फैसले को कबूल नहीं किया जाएगा तो ऐसी सूरत हाल में आपको पता है कि फिर मुल्क में एक तसादुम किसी सूरत हाल पैदा होगी, एक अनारकी की सूरत हाल पैदा होगी। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि कल हुकूमत ने एक इंतहाई अहम इजलास बुला लिया है जिसमें काबीना भी होगी और जिसमें कुछ इत्तेहादी भी शामिल होंगे, और कल के इजलास में ये तय किया जाएगा कि जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा को वक्त से पहले हलफ दिलवाना है या किस तरह इस्तीफा लेना है, या इस्तीफा लेकर हमने किस रुख की तरफ जाना है। कल इन तमाम उमूर पर जो वो गौर किया जाएगा और गौर के बाद इंतहाई अहम फैसले किए जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि जो है वो यहाँ पर करप्शन के केसेस बड़े धड़ल्ले से होते हैं और जो जितनी बड़ी करप्शन करता है वो उतना सादिक और अमीन कहलाया जाता है, और उनको जो है वो जस्टिस साकिब निसार जैसे लोग उनको जो है वो सादिक और अमीन करार देते हैं। और कितनी अफसोस की बात है कि जो खुद मैं क्या कहूं मैं कि ऐसे लोग भी हमारी अदलिया में रहे हैं, जोकर टाइप लोग जिनका किरदार मशकूक, जिनके अमाल मशकूक, जिनके फैसले मशकूक, जिनका हर कदम मशकूक, जिनकी हर निगाह मशकूक, जिनका हर 184(3) का हर एक्शन मशकूक। क्या बात करूं मैं, किसकी बात करूं? जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बात करूं, जस्टिस साकिब निसार की बात करूं, जस्टिस गुलजार की बात करूं, जस्टिस उमर रजा बंदयाल की बात करूं, जस्टिस अमीर भट्टी की बात करूं, किस की बात करूं? यहां पर एक ऐसे अदालती इनकलाब की जरूरत है जो इस जो है वो जुडिशल मार्शल लॉ को खत्म कर दे।
इस वक्त जहां तक मैं समझता हूं वो ये है कि पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज है। जुडिशल मार्शल लॉ फर्द वाहिद की हाकमियत है, और ये फर्द वाहिद की हाकमियत हमारे अदालती निज़ाम को न जाने किस मकाम पे छोड़ेगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।